अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया कहानी में खुश आमदीद। दुनिया कहानी की इसराइल सीरीज की तीसरी किस्त में आज बात करेंगे 6 दिन की उस जंग की जिसके बाद मशरिक़ वस्ता में इसराइल की ताकत का अंदाजा हो गया। ये जंग 1967 में जून के महीने में लड़ी गई। एक तरफ मिस्र, शाम, उर्दन और इराक का इत्तेहाद था तो दूसरी तरफ था अकेला इसराइल। यूं समझ लें इसराइल को अरब मुल्कों ने चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन इसराइल ने तमाम मुल्कों को चारों शाने चित कर दिया। न सिर्फ जंग में इबरतनाक शिकस्त दी, बल्कि शाम, उर्दन और मिस्र का अपना इलाका भी कब्जे में ले लिया और फलस्तीन से कब्जा छुड़ाने वाले अरब मुल्कों को अपने इलाके की फिक्र पड़ गई। सब हुआ कैसे? तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है मिस्र के सदर जमाल अब्दुल नासिर से, जिसने यमन में बादशाहत का तख्ता उलटकर जमहूरियत पसंद तबके को हुकूमत दिलाई। ये यमन में होने वाली फौजी मुदाखलत उल्टा मिस्र के ही गले पड़ी। इस इकदाम के बाद मिस्र को ये गलत फहमी थी कि वो अरब दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है। मिस्र के हजारों फौजी यमन में मौजूद थे और जमाल अब्दुल नासिर को ये खुश फहमी थी कि सोवियत यूनियन उसकी मदद को तैयार है और वो इसराइल पर हमला करके कामयाब हो सकता है। इसराइल चूंकि एक नाजायज तरीके से अरबों के सीने में खंजर की तरह खोपा गया था, लिहाजा उसका बदला लेना और फलस्तीन को आजाद करवाना हर अरब मुल्क की ख्वाहिश थी। अपने फौजी ताकत का मुजाहरा करके मिस्र ने इसराइल को धमकियां दी और 1956 से मिस्र और इसराइल की सरहद पर तैनात की गई अक़वाम मुत्तहिदा की फौज की वापसी का मुतालबा कर दिया। इस माहौल में इसराइल और हमसाया मुल्कों के दरमियान कशीदगी भी जारी थी। शाम, उर्दन और लेबनान से फलस्तीनी मुजाहिदीन इसराइल पर गुरीला हमला कर रहे थे। नवंबर 1966 में इसराइल की उर्दन के ज़ेरे इंतजाम मगरबी किनारे पर हमला करके 18 लोगों को शहीद कर दिया। इसराइल की गुंडागर्दी हद से बाहर निकलने लगी और अप्रैल 1967 में शाम के 6 तैयारे भी तबाह कर दिए। इन हालात में रूस की इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी मंजर-ए-आम पर आई, जिसमें कहा गया कि इसराइल शाम पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। बढ़ती कशीदगी को देखते हुए मिस्र मई 1968 को मैदान में आया और जजीरा नुमा सिनाई में फौजें इकट्ठी करके इसराइल की बहरी नाकाबंदी कर दी। उर्दन के शाह हुसैन ने मिस्र का दौरा करके अपनी फौजें भी मिस्र की कमान में दे दी और इराक ने इत्तेहाद में शमूलियत इख्तियार कर ली। जंग का बाकायदा आगाज 5 जून को इसराइल की जानिब से हुआ। इसराइल की फिजाइया ने भी बड़ी चालाकी से अचानक हमला किया और मिस्र की 90% एयरफोर्स को तबाह कर दिया। यानी गैर एलानिया जंग छेड़कर बड़ी बुजदिली से मिस्र के सैकड़ों खड़े तैयारे तबाह कर दिए। जी हाँ दोस्तों, फिजा में कोई लड़ाई नहीं हुई, तैयारे उड़ने से पहले ही मलबे का ढेर बन चुके थे। इसराइल ने मिस्र के खड़े जहाजों को निशाना बनाकर जंग छेड़ दी और यही वो हमला था जो इसराइल की कामयाबी की इलामत बना, क्योंकि हमले के बाद मिस्र के पास कुछ न बचा। इसराइल को मगरिब की पेशकदमी का मौका मिला और साहूनी फौज ने पहले गजा की पट्टी पर कब्जा किया, फिर मिस्र का पूरा जजीरा नुमा सिनाई पर काबिज होकर नहर सुएज के किनारे तक पहुंच गया। इसकी बड़ी वजह यह भी थी कि मिस्र की फौज का बड़ा हिस्सा यमन में था, जिसे बर वक्त बुलाना नामुमकिन था। नतीजा ये हुआ कि 6 दिन की मुख्तसर मुद्दत में इसराइल ने अपने चारों तरफ के इलाकों पर कब्जा कर लिया। 7 जून को इसराइल ने मशरिक की जानिब पेशकदमी की और उर्दन की फौज को पीछे धकेलकर मशरिक की बैतुल मक़दस पर भी कब्जा कर लिया और मुसलमानों का मुकद्दस मकाम यहूदियों के कब्जे में चला गया। इसराइल के मगरबी किनारे का भी बड़ा हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया। सात जून को अक़वाम मुत्तहिदा ने सीज फायर की दरख्वास्त की, जिसे इसराइल और उर्दन ने मान लिया। अगले दिन मिस्र ने भी अपील कबूल कर ली, लेकिन इसराइल के शुमाल से शाम की मज़ाहमत जारी थी। इसराइल ने यहाँ भी चालाकी दिखाई और शदीद बमबारी करके शाम की गोलान पहाड़ियों पर भी कब्जा जमा लिया। 10 जून को शाम ने भी सीज फायर की अपील कबूल कर ली और इस तरह ये जंग बंदी हुई। इसराइल फतह के फैसला को झंडे गाड़ चुका था, क्योंकि अब फलस्तीन का मगरबी किनारा, उर्दन का मशरिकी बैतुल मक़दस, शाम की गोलान की पहाड़ियां और मिस्र का जजीरा नुमा सिनाई, चारों अरब मुल्कों के ये इलाके सब इसराइल के कब्जे में थे।
ये जंग अरब मुल्कों के लिए भयानक साबित हुई। मिस्र, शाम और उर्दन के तकरीबन 18,000 फौजी और शहरी शहीद हुए, जबकि इसराइल की हलाकतों की तादाद सिर्फ 700 रही। अरब मुल्कों की इस अजियतनाक और शर्मनाक शिकस्त कैसे बर्दाश्त होती? इसराइल ने अरबों को ना तो तैयारी का मौका दिया और ना ही संभलने का। धोखे से एयरफोर्स के जरिए हमला करके पहले ताकतवर तरीन मुल्क मिस्र की कमर तोड़ी, फिर 6 दिन के अंदर अंदर शाम और उर्दन को भी शिकस्त देकर पूरे खित्ते में अपने कदम जमा लिए। हजारों मिस्री कैदी फौजी बना लिए गए और रूसी असलहा और टैंक या तो जंग में बर्बाद हो गए या इसराइलियों के कब्जे में चले गए। अरबों ने अपनी तारीख में कभी इतनी जिल्लत आमेज शिकस्त नहीं खाई और इसके असरात से अभी तक अरबों को निजात नहीं मिली। मिस्र ने यमन में मुदाखलत न करने का अहद किया। मिस्री फौजें यमन से वापस बुला ली गईं क्योंकि मिस्र की शिकस्त की सबसे बड़ी वजह फौज की नाअहली और फौजी निज़ाम के नकाइस थे। लेकिन मिस्री फौज और असलहा की बड़ी तादाद को यमन भेजना भी शिकस्त की एक बड़ी वजह थी। जंग खत्म होने के महीनों बाद नवंबर में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में करारदाद मंजूर हुई, जिसमें अमन की खातिर इसराइल को वो तमाम इलाकों से निकलने का कहा गया जो उसने जंग में हथियाए थे। इसराइल ने गजा और मिस्र का इलाका तो छोड़ दिया, लेकिन मगरबी किनारा, मशरकी बैतुल मक़दस और शाम की पहाड़ियां अभी तक उसके कब्जे में हैं। अब सवाल यह है कि इसराइल ने कैसे जंग शुरू करके इतना कामयाब हमला करके मिस्र की फिजाइया की धज्जियां उड़ाई। इसका जवाब इसराइली फिजाइया की खुफिया ट्रेनिंग थी। इसराइली पायलटों ने मिस्री फिजाई अड्डों को उड़ाने की कई बार फर्जी मशक की थी। इस मशक को इस कदर खुफिया रखा गया कि इसराइल के चंद वज़रा को छोड़कर ज्यादातर वज़रा को इसकी भिनक भी न थी। कामयाब हमले की एक वजह इसराइल की जासूसी का नेटवर्क भी था। जर्मनी में पैदा होने वाले इसराइली जासूस वोल्फगैंग लॉर्ड्स ने अपने आप को साबिक एसएस ऑफिसर बताकर मिस्री फौज के आला ओहदेदारों से दोस्ती कर ली थी। सन 1964 में अपनी गिरफ्तारी से कबल उन्होंने इसराइल को मिस्र की कई खुफिया मालूमात पहुंचा दी और इसराइल को अपने दूसरे जासूसों से मजीद खुफिया मालूमात हासिल थीं। इनमें से अली अल उल्फी नामी एक इसराइली जासूस था जो सदर नासिर का मसाज किया करता था। मिस्री फिजाइया की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने अपने जंगी तैयारों को छुपाने की कोई कोशिश नहीं की। इसराइली मुसन्नफ अयूदिया ने अपनी किताब नो मार्जिन्स फॉर एरर मेकिंग ऑफ द इसराइल एयरफोर्स में लिखते हैं कि मिस्र ने अपने तमाम तैयारे को उनके मैग के मुताबिक तैनात कर रखा था। मैग, इल्यूशन और टोपोलियो तैयारों के मुख्तलिफ ठिकाने थे। अगरचे मिस्र की फिजाइया ने उनके लिए कंक्रीट हैंगर्स बनाने की तजावीज़ दी थी, लेकिन एक भी हैंगर तैयार नहीं हुआ था और इस तरह खुले आसमान तले पड़े तैयारे मलबे का ढेर बन गए और मिस्री पायलट जो नाश्ता कर रहे थे नाश्ता ही करते रहे और इसराइल की पूरी फिजाइया हवा में थी और बड़ी फौज की चारों तरफ पेशकदमी का न सिर्फ रास्ता साफ कर चुकी थी बल्कि अरब मुल्कों को चारों शाने चित करने की राह भी हमवार हो चुकी थी। इसराइल जीत गया और फैल भी गया। इसराइल की सरहद नहर सुइज के मशरकी किनारे से लेकर उर्दन तक फैल चुकी थी। ग्रेटर इसराइल ख्वाब की ताबीर शुरू हो चुकी थी, जिस पर अमल आज तक जारी है। 6 रोज जंग में जहां अरबों को शिकस्त हुई, वहीं ताज़ा हवा का झोंका पाकिस्तान की तरफ से आया। इस जंग में पाक फिजाइया के हवाबाजों पायलटों ने भी हिस्सा लिया था। पाकिस्तानी हवाबाज उर्दन, मिस्र और इराक की फिजाइया की जानिब से लड़े और इसराइली फिजाइया के 3 जहाज़ों को मार गिराया, जबकि उनका कोई नुकसान नहीं हुआ। बास इतलात के मुताबिक इसराइल की पेशकदमी रोकने की सबसे बड़ी वजह जंग में पाक फौज की शमूलियत थी। गो कि पाकिस्तान की तरफ से फिजाइया ही ने हिस्सा लिया था। 3 इसराइली तैयारे तबाह करने वाले पाकिस्तानी एयरफोर्स के पायलट का नाम सैफुल आसम था। इसराइल को पाकिस्तान फिजाइया का ये कारनामा आज तक याद है और कई इसराइली माहिरीन पाक फिजाइया की इस कामयाबी का खुले अल्फाज में एतराफ भी कर चुके हैं, क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान के तैयारे थे और 2 ही तैयारे थे जिन्होंने इसराइली फिजाइया से टक्कर ली थी और अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया था। सन 1967 में तो इसराइल ने हमला करके जंग छेड़ी, लेकिन 1973 की जंग कैसे शुरू हुई और मिस्र और शाम ने क्या किया,
सब जानेंगे दुनिया कहानी इसराइल सीरीज की अगली एपिसोड में। दुनिया भर के हालात, हकायक, तारीख, मुल्कों का कल्चर, सयाहत और अनोखे और दिलचस्प इश्यूज से मुतालिक मुफीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बर वक्त ताज़ा वीडियो हासिल करने के लिए बेल आइकन का बटन भी दबाएं। शुक्रिया।